500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। विपक्ष पर हमेशा से ही वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा हो या फिर सनातन के खिलाफ बयानबाजी, ये वो मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी इंडी गठबंधन के खिलाफ हमलावर है। सनातन विरोध में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ चलती रही है। यही वजह है कि बीजेपी वक्त वक्त पर विरोधियों को उनके कारनामे याद दिला देती है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले लोग, जो संविधान में साफ लिखा है कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड देयर विल बी नो रिजर्वेशन, उसकी धज्जियां उड़ा करके आंध्र प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार प्रयास होता है धर्म के आधार पर आरक्षण देना। कर्नाटक में हम धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, वो दोबारा धर्म पर आरक्षण लगाने का प्रयास करती है। और ये ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आगे आने देना है क्या? मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में नाकाम रही कांग्रेस कभी संविधान तो कभी आरक्षण को मुद्दा बना रही है। हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी का विजन बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के विकास कार्यों के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। ये परिवारवादी लोग आज भी लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके अपना एक एजेंडा सेट करते रहे। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम अभियान हमें मिले, हमने उन कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से घर घर तक अपना विषय, अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। आने वाले समय में कार्य समिति के माध्यम से हम ये तय करते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे समाज के बीच में। 10 जो उपचुनाव है, निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। पार्टी में आज बहुत ही प्रेरक उद्बोधन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला है और कार्य समिति बहुत व्यवस्थित चली है और सभी जिम्मेवार सत्र हुए हैं। इन सब से प्रेरणा लेके, और ये विस्तारित कार्य समिति थी, और इस सब से प्रेरणा लेकर के कार्यकर्ता जाएंगे। और पार्टी सतत काम करने वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी, निरंतर काम को बढ़ाया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव का महासंग्राम खत्म हो चुका है। अब बारी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। अगले कुछ महीनों में हरियाणा, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही जुट गई है। दूसरी ओर इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से अब तक उबर नहीं पाई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष क्या मुद्दा अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात संविधान वर्सेस शरिया की। जो प्रोविजंस आपको हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपको हासिल है, वो छीनना चाहते हैं। ये गलत बात होगी, हम इसको चैलेंज करें। तुम महिलाओं के अपमान और अधिकार पर चुप्पी, वहीं संविधान और सनातन के हमले पर मौन। यानी कि कुल मिलाकर विपक्ष अब सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा है। जी हां, क्योंकि पूरे मामले में एक भी बयान विपक्ष की तरफ से सामने नहीं आया है और अब संविधान से ऊपर शरिया की बात हो रही है। देखिए जरा। कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। देश का संविधान बचाओ,
भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। सुना आपने, ये वही लोग हैं जो संविधान की दुहाई देते नहीं थकते थे, संविधान संविधान का शोर करते थे, संविधान को साथ लेकर घूमते फिरते हैं, संविधान को खतरे में बताते थे, सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते थे, सभाओं से लेकर शपथ ग्रहण तक संविधान की किताब दिखाते थे। लेकिन जब सही में संविधान में मिले हक की लड़ाई की बात होती है तो ये मौन धारण कर लेते हैं, इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। जिस संविधान की रक्षा करने का दम विपक्ष हमेशा भरता रहा है, उसी संविधान के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन मुस्लिम संगठन ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बता दिया। कहा कि अदालतें शरीयत में दखल दे रही हैं, उनके निजी मसलों में संविधान नहीं, शरिया कानून ही चलेगा। ये जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं के हक में उन्होंने फैसला किया है, हमारा मानना ये कि बात सही नहीं है। ये कहना कि शरीयत ने महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है जिसका आप फैसला करके दे रहे हैं। तलाक कब होती है? जब रिश्ता चलता नहीं है, मामला ख़राब हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अगर तलाक देने के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है ज़िंदगी भर, तो तलाक नहीं देगा, लटका के रखेगा, परेशान करेगा, तो उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेंटेनेंस मिलना चाहिए इद्दत तक, इद्दत के बाद मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं है। जो शरई अदालतें कायम हैं, दारुल इफ्ता हैं, दारुल क़ज़ा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, इनके पास में जाएं और अपना मजहबी जो मामला है, अपनी जो परेशानी है, वो इनसे बयान करें और यहाँ से फैसला कराएं, ताकि कोर्ट कचहरी में जो रोजाना मजहब का, इस्लाम का, शरीयत का मजाक बनता है, ये मजाक न बने। सवाल है कि कौन है ये लोग जो शरीयत की वकालत कर रहे हैं, शरीयत को संविधान से ऊपर रख रहे हैं, और कहां है वो विपक्ष जो सदन के अंदर से लेकर बाहर सड़कों तक संविधान संविधान चिल्ला रहा था। मौलानाओं के ये बयान आपने सुना तो इन्हें विपक्ष के नेताओं ने भी होगा, लेकिन इस पर एक भी विपक्ष नेता बोलने को तैयार नहीं। जिस संविधान को बचाने की दुहाई दी जा रही थी, उसे बचाने के लिए अब कोई आगे नहीं आ रहा। जिस संविधान की रक्षा की बात की जा रही थी, उसी संविधान के तहत दिए गए आदेश पर अब कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या संविधान के नाम पर विपक्ष केवल सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ही कर रहा था? क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नैरेटिव केवल चुनावों के लिए ही था? एक तरफ जहां गुजारा भत्ता देने के फैसलों को शरीयत के खिलाफ बताया जा रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं बीजेपी इसका मतलब समझा रही है, और जो समाजवादी पार्टी खुद विपक्ष का हिस्सा है, वो इस पर बोलने से बचती नजर आ रही है।